कृष्णा वंदे जगद्गुरु। मैं डॉक्टर रचना जोशी प्रकाम्य संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली बार हम लोगों ने संस्कृत शिक्षण की नवीनतम विधियों के बारे में कुछ जानकारी ली थी। आज उसी के अंतर्गत हम एक नई शिक्षण विधि देख रहे हैं, दल शिक्षण विधि। दल शिक्षण विधि, इसको टीम टीचिंग या टोली शिक्षण भी कहते हैं। इसके अन्य नाम टीम टीचिंग और टोली शिक्षण भी कहते हैं। ये किसी टीम या दल के द्वारा शिक्षण करवाया जाता है। इसके अंदर इसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर पर्टिकुलर एक अध्यापक या शिक्षक पर्टिकुलर विषय वस्तु का शिक्षण नहीं करवा करके अपने साथ में अन्य अध्यापकों के समूह को साथ में लेता है और उसके माध्यम से अपनी विषय वस्तु को वो पूर्ण करवाता है। तो किसी शिक्षण या दल के द्वारा शिक्षण करवाना, फिर एक अध्यापक के स्थान पर विषय विशेषज्ञों द्वारा शिक्षण करवाया जाता है। यानी कि पर्टिकुलर जो एक विषय वस्तु का चयन किया गया है, उस विषय वस्तु के चयन को इस आधार पर किया जाता है कि उससे संबंधित अन्य कितने विशेषज्ञ हमारे उसमें सम्मिलित है हमारे साथ में, या हम उसको उसके अंदर सम्मिलित कर सकते हैं और उसको पढ़ाया जा सकता है। तो अन्य विशेषज्ञ जो होते हैं उनको शामिल करके उस विषय वस्तु को पढ़ाया जाता है। फिर विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण कार्य होता है उसके अंदर। इसका सबसे पहले जो प्रयोग था वो 1955 में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया गया था, इस टीम टीचिंग का प्रयोग। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का सामूहिक प्रयास करना, कि जो भी विषय वस्तु पढ़ाने के शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, उन निर्धारित उद्देश्यों को एक अध्यापकों के समूह के द्वारा प्राप्त किया जाए, है ना। इस चीज को ध्यान में रख करके इसका निर्माण किया गया। फिर विषय वस्तु जो प्रस्तुत की जाती है वो पर्टिकुलर जो एक विषय वस्तु पढ़ाने वाला व्यक्ति है, अध्यापक जो है, मुख्य अध्यापक, उसके द्वारा विषय वस्तु का सामान्य परिचय दिया जाता है। और उसके पश्चात में जो विषय विशेषज्ञ हैं, पर्टिकुलर जिस क्षेत्र के जो भी विशेषज्ञ हैं, वो उस क्षेत्र से संबंधित अपनी विषय वस्तु को पढ़ाते हैं छात्रों को, और उस पर पूरी तरह से वो प्रकाश डालते हैं। तो ये विषय वस्तु द्वारा भूमिका प्रस्तुत होती है। उसके बाद में अन्य शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाता है। अब ये जब पढ़ाना का जो प्रक्रिया है इसकी टीम टीचिंग, इसको लागू करने से पहले 3 सोपान के रूप में इसको तैयार किया जाता है। इसमें सबसे पहले सोपान में आता है योजना बनाना। यानी कि योजना के अंदर वो चीज आती है कि आप कौन सी विषय वस्तु को पढ़ाने जा रहे हैं सामूहिक रूप से, किस प्रकार के अध्यापकों का आपको सहायता लेना है, आपको किस प्रकार से आप उनकी सहायता लेंगे। या तो अपने ही विद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर जो उपलब्ध शिक्षक हैं उनकी मदद ली जाएगी, या आसपास के महाविद्यालयों या विद्यालयों में जो उपलब्ध अध्यापक है विषय से संबंधित, उनसे मदद ली जाएगी। किस प्रकार से, या एक ही संकाय के सदस्यों से मदद लेंगे या अन्य संकाय के सदस्यों से भी मदद ली जा सकती है। संपूर्ण चीजों की विषय वस्तु को ध्यान में रख करके जानकारी लेने के पश्चात तो हम काम करते हैं ना। तो सबसे पहले हम योजना का निर्माण करते हैं कि हमारे पास क्या है। अब जैसे कि हम ये सोचें कि मान लीजिए कि हमें माइक्रो टीचिंग पढ़ानी है। अब माइक्रो टीचिंग या शिक्षण कौशल पढ़ाने हमें, अब हम जब इसको पढ़ा रहे हैं तो पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष जो है, जो कि माइक्रो टीचिंग पूरा संभाल रहा है, उसको समझाना है। तो वो क्या करेगा कि या तो अपने ही कॉलेज में जो माइक्रो टीचिंग से संबंधित जितने भी टीचर्स होते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग कॉलेज है तो वहां पर सब जानते हैं, तो किस कौशल में कौन सा अध्यापक सबसे ज्यादा कुशल है, उसको उस कौशल के लिए नियुक्त किया जाएगा। दूसरे कौशल के लिए कौन है, उसको उसके लिए नियुक्त किया जाएगा। इस प्रकार से उस महाविद्यालय परिसर में ही जितने भी अध्यापक पढ़ाने वाले हैं, शिक्षक पढ़ाने वाले हैं, उनको अलग अलग कौशलों के लिए नियुक्त किया जाएगा कि आप ये कौशल पढ़ाएंगे, आप ये कौशल पढ़ाएंगे, आप ये कौशल पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से हम उसको एक योजना के रूप में हम लिपिबद्ध कर लेते हैं उसको। उसके बाद में उसकी व्यवस्था कि कहाँ पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, कितने विद्यार्थी पढ़ेंगे, कितने समूह में पढ़ाया जाएगा, या कितना समय उनको देना है पढ़ाने के लिए, वो किस प्रकार से अपनी टीचिंग करवाएंगे। अगर उनको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, मान लीजिए कि ऑडियो विजुअल एड्स की किसी को जरूरत पड़ रही है, तो वो कैसे हम उपलब्ध करवाएंगे, क्या करेंगे, वो संपूर्ण व्यवस्था इसके अंदर आती है। क्योंकि कई अध्यापक ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम पीपीटी से पढ़ाएंगे। अब पीपीटी से पढ़ाएंगे तो यानी कि उनके लिए कंप्यूटर की व्यवस्था करना, प्रोजेक्टर की व्यवस्था करना, जिसके माध्यम से वो पढ़ा सकें। तो ये सारी व्यवस्थाएं योजना बना करके उन विद्यालयों से शिक्षकों से संपर्क करना, और शिक्षकों से संपर्क करने के पश्चात में इस चीज को ध्यान में रखना कि उसके लिए किन किन सुविधाओं को जुटाना है, तो उसकी व्यवस्था करना। और उसके बाद में अंत में उनका मूल्यांकन कि हमने जो पढ़ाया या जो टीम टीचिंग करवाई गई उसका क्या परिणाम निकला है, कितना परिणाम निकला है। तो इस प्रकार से टीम टीचिंग जो होती है वो संपूर्ण अध्यापकों के समूह के द्वारा की जाती है, जिसके की अंदर या तो एक ही महाविद्यालय या विद्यालय के
एक ही डिपार्टमेंट के सदस्य हो सकते हैं, कि जैसे कि मान लीजिए कि संस्कृत है तो संस्कृत डिपार्टमेंट के ही संस्कृत शिक्षकों के द्वारा ही टीचिंग करवाई जाए, या फिर संस्कृत डिपार्टमेंट के साथ में हिंदी है, अंग्रेजी है, या और कोई अदर लैंग्वेज वाला है उसके साथ में उनको जोड़ करके फिर टीचिंग करवाई जाए, या फिर अगर उस विद्यालय में या महाविद्यालय में पूरे शिक्षक नहीं है तो पास वाले विद्यालय या महाविद्यालय से शिक्षकों की आपूर्ति की जाए, उनको बुलाया जाए वहां से और उनकी व्यवस्था की जाए। इस प्रकार से एक पूरी व्यवस्था, मैनेजमेंट तैयार किया जाता है और उस तरह से हम इसकी व्यवस्था करके और फिर टीम टीचिंग को पढ़ाते हैं, जहां पर कि विद्यार्थियों के पूरे समूह को बिठाया जाता है और वहां पर पर्टिकुलर जो मुख्य शिक्षक होता है वो पर्टिकुलर अपना जो विषय वस्तु है उसके ऊपर संपूर्ण रूप से प्रकाश डाल देता है कि जैसे सूक्ष्म शिक्षण, तो सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, इसका क्या महत्व है, इसकी क्या आवश्यकताएं हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसका चक्र कैसे चलता है, सारी चीजें जानकारी वो संक्षिप्त रूप में वो दे देता है। उसके पश्चात सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत कौन कौन से शिक्षण कौशल आते हैं। अब उस शिक्षण कौशल के अंतर्गत प्रस्थाना कौशल पढ़ाना है, आज प्रस्थाना कौशल के लिए ये शिक्षक उपलब्ध है, वो आपको प्रस्थाना कौशल पढ़ाएंगे। उसके बाद में वो प्रस्थाना कौशल वाला जो शिक्षक है वो आकर के प्रस्थान कौशल के बारे में जानकारी देगा, संपूर्ण रूप से पढ़ा देगा। उसके पश्चात में फिर नए शिक्षण कौशल की बारी आएगी, तब नया शिक्षक आ जाएगा पढ़ाने के लिए। फिर तीसरे कौशल की बारी आई तो तीसरे कौशल के तीसरा शिक्षक आ जाएगा। इस प्रकार से संपूर्ण शिक्षण कौशलों को पढ़ाते हुए एक सूक्ष्म शिक्षण को पूरी तरह से पढ़ाया जाएगा। तो ये एक टीम टीचिंग के रूप में काम होता है और उसके बाद में परिणाम क्या निकलता है वो इसके मूल्यांकन के रूप में हम देखते हैं। इसके बाद में हम जब बात करते हैं तो इसके सिद्धांत क्या क्या है, कौन कौन से सिद्धांत हैं, थोड़ा सा हम सिद्धांतों के ऊपर देख लेते हैं। अब जब इसके सिद्धांतों की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले शिक्षकों का चयन योग्यता के अनुसार, यानी कि हम टीम टीचिंग करने के लिए जिन शिक्षकों को सम्मिलित कर रहे हैं उन शिक्षकों की उस विषय से संबंधित कितनी योग्यता है, वो कितने योग्य हैं कि वो कितना अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, इस चीज को ध्यान में रख करके उनका चयन करना कि कौन कौन से शिक्षक हमारी इस टीम टीचिंग में शामिल होंगे। फिर समय निर्धारण कि कितने समय के लिए हमारी टीम टीचिंग चलेगी, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, कितने दिन का समय, तो समय निर्धारित करना। फिर छात्रों की व्यक्तिगत विशेषताओं का ध्यान, छात्र किस प्रकार के हैं, किस कैटेगरी के हैं, कितना सीख सकते हैं, कितनी स्पीड है उनमें सीखने की, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके समय का निर्धारण करना। फिर उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना कि जो चीज उनको सिखाई जा रही है उसके अनुकूल वातावरण हो। अगर सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित जानकारी दी जा रही है तो सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित जितने भी कौशल आएंगे उन कौशलों से संबंधित जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन सब चीजों की जानकारी इसके अंदर होनी चाहिए। उस वातावरण का निर्माण होना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी उसको अच्छे से सीख सके, उसको मालूम चले कि आज हम सूक्ष्म शिक्षण के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर संपूर्ण शिक्षण कार्यों का पर्यवेक्षण, जितना भी कार्य करवाया जा रहा है, शिक्षण से संबंधित जितने भी कार्य करवाए जा रहे हैं, जो भी संपादित किए जा रहे हैं, उसके ऊपर पूरी तरह से पर्यवेक्षण करना उनका, उसके ऊपर पूरी तरह से निरीक्षण रखना कि कब कब कैसे कैसे कौन कौन से काम कहाँ कहाँ पूरे हो रहे हैं, किस समय किसको करवाया जाना है, किसका काम पूर्ण हो चुका है, अब किसको लगाना है, क्या करना है, सारी चीजों की जानकारी इसके अंदर। फिर छात्रों को सक्रिय रखना, क्योंकि टीम टीचिंग हो रही है, अलग अलग टीचर्स आकर के पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वहां पर अगर छात्र सक्रिय नहीं रहेंगे, उनको सक्रिय नहीं रखा जाएगा तो वो ऐसी स्थिति में टीम टीचिंग प्रभावी नहीं हो पाएगी। इसलिए छात्रों के समक्ष ऐसे काम, ऐसी चीजें बताना कि जिससे कि छात्र स्वयं भी सक्रिय हो सके, उनसे इंटरेक्शन बढ़ाना। अगर हम मान लीजिए कि प्रस्तावना कौशल की बात करें तो प्रस्तावना कौशल जब सिखाया जा रहा है, उसके कंपोनेंट्स बताए जा रहे हैं, किस किस तरह से प्रस्तावना का निर्माण होता है, ये सब चीजें जब बताई जा रही है, टीचिंग एड के माध्यम से बता रहे हैं, लर्निंग टीचिंग एड के माध्यम से बता रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, तो वहां पर विद्यार्थियों को भी सक्रिय रखना कि उनको भी इसके अंदर सम्मिलित करना कि हाँ चलो ये टॉपिक है तो इसके ऊपर हम कैसे बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कौन सा टीचिंग एड यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो विद्यार्थी को सोचने समझने का मौका मिलना चाहिए, उनको सक्रियता उसके अंदर होनी चाहिए, तब वो आसानी से सीख सकते हैं। और समूह के आकार का निर्धारण कि कितने छात्र समूहों के बीच में ये टीम टीचिंग की जाएगी, इसका निर्धारण करना। या तो एक ही पूरे क्लास को बिठा दिया और अलग अलग टीचर आकर के पढ़ा रहे हैं, या अलग अलग समूह में बांट दिया कि एक समूह को ये शिक्षक पढ़ा रहा है एक कौशल, दूसरे समूह को दूसरा शिक्षक दूसरा कौशल पढ़ा रहा है, तीसरे समूह को तीसरा शिक्षक पढ़ा रहा है, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद वापस चेंज हो गए तो एक एक अलग दूसरे वापस वो अलग अलग सेक्शन में चले गए, है ना। तो इस तरह से भी तो समूह के आकार का निर्धारण करना कि कितना बड़ा समूह है, कितने समूह छात्र में रखने हैं, हमारे छात्र समूह रखना है, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके टीम टीचिंग का निर्माण किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके उद्देश्यों की, इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्यों के अंदर देखें तो विभिन्न विषय विशेषज्ञों का लाभ प्राप्त करना, सबसे पहला उद्देश्य इसका क्या आया, विभिन्न विषय विशेषज्ञों का लाभ प्राप्त करना, यानी कि जो जिस विषय में माहिर है, जो जिस विषय में कुशल है, उस विषय
विशेषज्ञ की कुशलता को, उसकी ज्ञान का लाभ प्राप्त करना, ये विद्यार्थियों को देना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि हर शिक्षक को सब कुछ चीज बहुत अच्छी तरह से आए। किसी चीज में वो कमजोर भी हो सकता है, लेकिन उसका साथी उस पक्ष में बहुत अच्छा मजबूत हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब वो अपने ज्ञान का उपयोग वहां करेगा तो वो ज्ञान ज्यादा प्रभावी होगा, है ना। तो इसलिए विभिन्न विशेषज्ञों का ज्ञान मिलता है बच्चों को, उनको लाभ होता है। नवीन तरीके से शिक्षण प्रदान करना, एक ही तरीके से जब क्लास के अंदर पढ़ाया जा रहा है, एक शिक्षक आ रहा है क्लास के अंदर पढ़ा रहा है, शिक्षक आ रहा है क्लास के अंदर पढ़ा रहा है, एक बोरियत महसूस होने लग जाती है एक ही व्यवस्था में। लेकिन जब यहाँ पर इस नई तरीके से पढ़ाते हैं तो एक शिक्षक ने पढ़ाया, उसी से संदर्भित दूसरी चीज को दूसरा शिक्षक आके पढ़ा रहा है, फिर तीसरा शिक्षक आके के पढ़ा रहा है, तो एक नयापन लगता है कि हम एक ही चीज को पढ़ रहे हैं लेकिन अलग अलग शिक्षकों से पढ़ रहे हैं। तो नए तरीके से शिक्षण प्रदान करना, इससे विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न होती पैदा होती है इसमें। फिर विभिन्न विषयों में समन्वय स्थापित करना, अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ जब शामिल होते हैं तो मान लीजिए कि भाषा के शिक्षण कौशल सिखाए जा रहे हैं, लेकिन भाषा शिक्षण कौशल के साथ में अगर भाषा शिक्षण कौशल को बढ़ाने के लिए अगर दूसरे विषय के विशेषज्ञ भी साथ में शामिल हो रहे हैं तो वहां पर हम समन्वय स्थापित करते हैं कि प्रस्तावना कौशल बनाना है। तो भाषा शिक्षण के लिए किस प्रकार की प्रस्तावना बनेगी और जो सोशल सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड किस प्रकार की प्रस्तावना बनेगी, तो ये सब चीजें समझाने वाला बताने वाला जब अलग अलग तरीके से भाषा का शिक्षक बता रहा है, एक सामाजिक का शिक्षक बता रहा है, तो उसके विषय में समन्वय स्थापित होता है। मालूम चलता है कि हम किस विषय को किसके साथ में जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से समन्वय स्थापित करना, हिंदी के लिए हम कोई पाठ पढ़ा रहे हैं तो उसकी प्रस्तावना हम कहाँ से कर सकते हैं, किसी और जगह से भी की जा सकती है। तो ये चीज उसको कब मालूम चलेगी कि जब इस टीम टीचिंग के द्वारा वो शिक्षण प्राप्त करेगा। इससे सामूहिक भावना का विकास होता है, समुदाय में रहने का, सामूहिक रूप से काम करने की भावना का विकास होता है, एक दूसरे के प्रति सहयोग करने की भावना का विकास होता है इसमें। फिर छात्रों में अध्ययन अध्यापन की आदतों का विकास होता है, निर्माण होता है, उनको समझ में आता है कि हमें कैसे कैसे क्या क्या काम करना है। और सबसे बड़ी बात कि विद्यालय में या महाविद्यालय में जितने भी भौतिक साधन उपलब्ध हैं हमारे पास में और जितने भी मानवीय संसाधन उपलब्ध हैं, जो टीचर काम करने वाले हैं, उनसे हम किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं, उनका उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपनी टीचिंग को प्रभावी बना सकते हैं उनका प्रयोग करते हुए, उनको अपने शिक्षण में शामिल करते हुए। तो ये सारे उद्देश्य उसके अंदर काम करते हैं। इन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके ही दल शिक्षण विधि का निर्माण किया गया है। अब हम इसकी बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। इसकी विशेषताएं देखें तो दो या दो से अधिक शिक्षकों द्वारा शिक्षण, सबसे पहली विशेषता। तो क्योंकि टीम टीचिंग, नाम ही इसका टीम टीचिंग है, दल शिक्षण है, तो नेचुरली कि दल में एक तो होगा नहीं, दो या दो से ज्यादा ही होंगे, तो उनके द्वारा शिक्षण करवाया जाता है। दूसरी बात, जब क्लास के अंदर अधिक शिक्षक होते हैं तो क्लास पर नियंत्रण बना रहता है, विद्यार्थी अनुशासनहीनता नहीं कर सकते हैं। तीसरा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होती है वो प्रभावी होती है, क्योंकि एक ही शिक्षक के द्वारा एक ही तरीके से पढ़ करके विद्यार्थी पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं हो पाता है, तब वो दूसरे शिक्षक से पढ़ता है और उससे वो समझने की कोशिश करता है उसी चीज को। तो यहाँ पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है प्रभावित होती है और बच्चों के ऊपर वो ज्यादा अच्छे से प्रभाव डालती है, क्योंकि यहाँ पर केवल मात्र हो सकता है कि एक शिक्षक केवल बोल करके ही समझा रहा हो, लेकिन दूसरा शिक्षक हो सकता है कि इसमें किसी न किसी टीएलएम का यूज करके फिर वो समझा उसको, तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आ सकता है ना। तो इस तरह से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी बनती है और छात्रों को अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि एक शिक्षक के पास जितना ज्ञान है दूसरे शिक्षक के पास उससे अतिरिक्त उसको ज्ञान मिलेगा। तीसरा शिक्षक उसी चीज को पढ़ाएगा तो नए तरीके से पढ़ाएगा, यानी कि एक ही चीज को पढ़ते समय में भी उसको अलग अलग तरीके की चीजों की जानकारी मिलती है, अलग अलग ज्ञान प्राप्त होता है, तो छात्र को अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति इससे हो सकती है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं और इसके बाद में हम इसके गुण और दोषों के बारे में देख लेते हैं कि इसके गुण और दोष कौन कौन से हैं। अब जहां इसके गुणों की बात करते हैं तो सबसे पहले तो शिक्षकों का अभाव नहीं रहता, क्योंकि आप अरेंज करते हैं, शिक्षकों को बुलाते हैं, है ना। ज्ञान में वृद्धि होती है, ये भी सही बात है। फिर पाठ्यक्रमों में परिवर्तन, हम जिस जिस टॉपिक को जहां जहां से लेना चाहते हैं उसके अनुसार हम उसको लेकर के मिक्स करके उसको पढ़ा सकते हैं। पाठ्यक्रम परिवर्तन, विज्ञान में प्रगति, विशिष्ट ज्ञान, छात्र संख्या में वृद्धि होती है और नवीन शिक्षण योजनाओं का विकास इसके अंदर होता है। फिर जब हम इसके दोष की बात करें तो समन्वय स्थापित करने में कठिनाई होती है, क्योंकि एक शिक्षक के पास समय है और दूसरे शिक्षक के पास समय नहीं है, तो हमें किसी और शिक्षक को ढूंढना होगा। तो एक सभी शिक्षकों के समय को एक साथ समन्वित करना ये थोड़ा सा मुश्किल भरा काम होता है कि सभी के पास वही टाइम फिक्स हो, वो फ्री हो, उसके अंदर ये मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ये समन्वय स्थापित करने में कठिनाई होती है। फिर इसके लिए सहयोग की भावना सबसे महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है। अगर आप में सहयोग की भावना नहीं है तो आप टीम टीचिंग
के अंदर होकर के भी आप सामने वाले का नुकसान कर देंगे, है ना। तो ये यहाँ पे सहयोग की भावना का होना बहुत जरूरी होता है। अतिरिक्त व्यवस्था की आवश्यकता होती है, क्योंकि इतने सारे टीचर्स एक साथ पढ़ाने आ रहे हैं, तो किस शिक्षक को किस चीज की आवश्यकता है, उस आवश्यक सामग्री को जुटाना, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है ना। तो अतिरिक्त व्यवस्था की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है कि ये चीज नहीं है तब वो चीज को भी उपलब्ध करवाना हमें, ये चीज। फिर अधिक भार इसकी वजह से, क्योंकि जो एक विषय सामान्य टॉपिक जो पढ़ाने वाला व्यक्ति है, वो उसने जब इस चीज को अरेंज किया है तो उसके ऊपर अतिरिक्त भार आ रहा है, चाहे वो आर्थिक भार हो, चाहे वो समय का भार हो, चाहे वो शिक्षकों को बुलाने का भार हो, उनकी व्यवस्था करने का भार हो। तो एक भार बोझ महसूस होता है, जब तक वो काम सहजता से, सरलता से, आसानी से ना निपट जाए। फिर स्वतंत्र शिक्षण का हनन होता है, क्योंकि एक शिक्षक स्वयं अपनी सुविधा के अनुसार जैसा चाहता है वैसा पढ़ा सकता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि दूसरे शिक्षक भी आपके साथ में सम्मिलित हैं, तो ऐसी स्थिति में स्वतंत्र शिक्षण का क्या होता है, हनन हो जाता है ना। तो इस प्रकार से टीम टीचिंग के कुछ अपने लाभ हैं या गुण हैं, तो कुछ अपने दोष भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर के टीम टीचिंग बुरी नहीं है। अगर आप टीम टीचिंग करवाते हैं पर्टिकुलर विषय विशेषज्ञों को बुला करके, तो विद्यार्थी अधिक से अधिक ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। पर्यवेक्षण विधि, इसको सुपरविजन भी कहते हैं। इसका जो जन्म हुआ वो अमेरिका के महान शिक्षाविद मॉर्विन मॉरिसन द्वारा 1971 में किया गया। इसको निर्देशित विधि, निरीक्षित विधि, पर्यवेक्षित विधि आदि के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर शिक्षक जो होता है वो केवल मात्र मार्गदर्शक का काम करता है। विद्यार्थियों में कठिनाई उत्पन्न होने पर वो उनमें उनकी सहायता करता है, मार्गदर्शन करता है। और बालक जो होते हैं वो स्वयं अपने अध्याय में रत रहते हैं, अध्ययन में रत रहते हैं। उनको जो शिक्षक के द्वारा बताया जाता है उसके आधार पर वो स्वयं अध्ययन करते हैं, लेकिन उनको किसी भी तरह की कोई भी कठिनाई आती है तो वहां पर शिक्षक जो होता है वो उनका मार्गदर्शन करता है और उनकी सहायता करता है। तो ये पर्यवेक्षण विधि, सुपरविजन, क्योंकि नाम ही सुपरविजन है कि देखना, हर तरफ से देखना कि विद्यार्थी किस प्रकार से काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उनको कहाँ कठिनाई आ रही है, कैसे कठिनाई आ रही है, उसका निवारण कैसे किया जाएगा, ये सब चीज जो होती है वो इस पर्यवेक्षण विधि के अंतर्गत आती है। अब इसकी जो पर्यवेक्षण विधि जो होती है वो कुछ योजनाओं में निबद्ध होती है। तो ये कौन कौन सी योजनाएं हैं, किस किस योजनाओं पर यह आधारित होती है, हम उस योजनाओं के बारे में बात करते हैं। अब हम इसकी योजनाओं के बारे में बात करते हैं। पर्यवेक्षण विधि किस किस योजनाओं के थ्रू हम इसको काम में ले सकते हैं। सबसे पहला आता है सम्मेलन योजना। जो जैसा कि पर्यवेक्षण विधि के बारे में हमने देखा है, पढ़ा मैंने, कि इसमें क्या होता है कि शिक्षक के द्वारा काम दिया जाता है और विद्यार्थी स्वाध्याय करते हैं, और विद्यार्थी को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो शिक्षक उसका क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले सम्मेलन योजना आयोजित करके, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई विचार गोष्ठियां वगैरह आयोजित की जाती हैं, और उसके आधार पर बालकों की व्यक्तिगत कठिनाइयों का निवारण इसके अंदर किया जाता है सम्मेलन योजना के अंदर। यानी कि एक सम्मेलन के रूप में या एक विचार गोष्ठी के रूप में आयोजन किया जाता है, और वहां पर प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत जो भी किसी भी विद्यार्थी की समस्याएं होती हैं उसका समाधान इस सम्मेलन योजना के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा आता है विशिष्ट अध्यापक योजना। इसके अंदर पर्टिकुलर किसी एक अध्यापक को नियुक्त कर दिया जाता है जो कि उन विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं का निवारण करता है। कोई एक ही अध्यापक करेगा इसके अंदर, ठीक है। तीसरा आता है विभाजित कालांश योजना। इसके अंदर कालांश और शिक्षकों को निर्धारित किया जाता है कि इस कालांश के अंदर ये शिक्षक कठिनाइयों का निवारण करेगा, इस कालांश में ये शिक्षक करेगा। तो विभाजित कालांश योजना के अंदर अलग अलग कालांशों में अलग अलग शिक्षकों के द्वारा व्यक्तिगत उनकी जो भी कठिनाइयां होती है उनका निवारण किया जाता है। फिर आता है द्विकालांश योजना। इसके अंदर दो कालांश को निर्धारित किया जाता है। उन दो कालांशों में से पहला कालांश जो होता है जिसके के अंदर पढ़ाई जाने वाली चीज की भूमिका प्रस्तुत की जाती है और उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, और दूसरे कालांश के अंदर उसके अंदर प्रयुक्त होने वाली अध्ययन विधियों का प्रयोग किया जाता है, उसका निरीक्षण करते हैं। ये दो प्रकार की कालांश योजना होता है जिसमें कि एक साथ में दो कालांश निर्धारित करते हैं और उसके अंदर हम अध्ययन करवा करके उनके समस्याओं का समाधान करते हैं और सब कुछ उसका निरीक्षण किया जाता है। इस द्विकालांश योजना को देने वाले मेबेल ई सिम्पसन थे, ठीक है। इन्होंने मेबेल ई सिम्पसन ने इसका सबसे पहले इसका प्रयोग किया था द्विकालांश योजना का। इन्होंने इसके अंदर 80 मिनट की दो संयुक्त कालांश बनाए, 40-40 मिनट का एक एक कालांश बनाया था, 80 मिनट के दो बनाए, यानी कि टोटल इसमें इन्होंने इसको 4 भागों में डिवाइड किया। इसमें पहला उन्होंने किया कि किए गए कार्यों की समीक्षा, 25 मिनट निर्धारित हुए। फिर गृह कार्य के लिए 25 मिनट निर्धारित किए, शारीरिक व्यायाम के लिए 5 मिनट निर्धारित किए, और समर्पित कार्यों का अध्ययन करने के लिए 25 मिनट निर्धारित। इस प्रकार से पूरे 80 मिनट की इन्होंने योजना बनाई द्विकालांश योजना। और इसके अलावा एक
होती है सामयिक योजना, है ना। ये सामयिक योजना जो है वो कुछ समय के बाद में बालकों का पर्यवेक्षण करने के लिए, बालकों का निरीक्षण करने के लिए ये की जाती है, योजना का आयोजन किया जाता है। ये सामयिक योजना साप्ताहिक भी हो सकती है, यानी कि सप्ताह भर के बाद में विद्यार्थियों का निरीक्षण किया जा सकता है। पाक्षिक हो सकती है, 15 दिनों के बाद में किया जा सकता है, या फिर मासिक होती है कि महीने भर के बाद में उस योजना को देखा जाता है, उसमें बालकों की समस्याओं का समाधान का समस्याओं का पता लगा करके उनका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार से इस पर्यवेक्षण विधि में इन योजनाओं का प्रयोग होता है और इसके आधार पर विद्यार्थी स्वाध्याय करते हैं और उनमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका इन योजनाओं के आधार पर आयोजन करके और उनका निवारण करने का प्रयास किया जाता है, उनकी समस्याओं का। तो सम्मेलन योजना, विशिष्ट अध्यापक योजना, विभाजित कालांश योजना, द्विकालांश योजना और सामयिक योजना। इसके अंदर द्विकालांश योजना जो है वो मेबेल ई सिम्पसन के द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त की गई थी। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। विशेषताओं में देखें तो सबसे पहले व्यक्तिगत संलग्नता के सिद्धांत का अनुकरण किया जाता है, यानी कि हर बच्चा व्यक्तिगत रूप से संलग्न होता है उसके अंदर काम करने के लिए, और शिक्षक के सामने व्यक्तिगत रूप में कठिनाई सामने आती है और शिक्षक व्यक्तिगत रूप से उनकी समस्याओं का समाधान करता है। तो व्यक्तिगत संलग्नता के सिद्धांत का अनुकरण होता है। इसमें स्वाध्याय विधि है, क्योंकि विद्यार्थियों को निर्देश दे दिया जाता है, उसके बाद में विद्यार्थी स्वयं जो है वो अध्ययन करते हैं और उनकी कठिनाई आने पर शिक्षक उनका मार्गदर्शन करते हैं। फिर छात्रों को आत्मनिर्भर व कुशल बनाने का प्रयत्न है इसके अंदर, क्योंकि जब उसको कहा जाता है कि ये काम करना है अब तुम करो इसको, तो छात्र जब स्वयं करता है तो आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करेगा और उस काम में कुशलता लाने की कोशिश करेगा, है ना। तो ये कुशल बनाने का प्रयास होता है। मंदबुद्धि बालकों के लिए ये उपयुक्त है, क्योंकि उसको बार बार समझाया जाएगा, बार बार वो करेगा, फिर उसकी समस्या का समाधान होगा और इस प्रकार से मंदबुद्धि बालक धीरे 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 उस चीज को सीखता है। फिर अनुशासनहीनता पर नियंत्रण है, क्योंकि विद्यार्थी जब सक्रिय होकर के काम कर रहा है तो उसको अनुशासन भंग करने का मौका ही नहीं मिलेगा, है ना। अनुशासन खराब नहीं कर सकता, वो अनुशासन में रह करके अपना काम करेगा। तो अनुशासनहीनता पर नियंत्रण है। छात्र अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार अध्ययन कर सकता है, उसका अवसर उसको मिलता है कि उसके पास जितनी योग्यता है और जितनी उसमें क्षमता है उसी के अनुसार वो अध्ययन करता है। इससे छात्र और शिक्षक के संबंध जो है वो मधुर बनते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार की किसी भी छात्र को कोई भी कठिनाई आती है तो वो अपने शिक्षक के पास जाकर के उस कठिनाई का समाधान मांगता है और शिक्षार्थी शिक्षक जो होता है वो उसकी समस्या का समाधान करता है। तो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक दूसरे से खुलते हैं अपने विचारों के माध्यम से, तो उनमें संबंध होता है वो मधुर स्थापित होता है। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही सक्रिय रहते हैं इसके अंदर कि किस समय किसको क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, कैसे उसका समाधान करना है। विद्यार्थी स्वयं सोचेगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, कैसे काम करना, क्योंकि वो सक्रिय होगा तभी प्रॉब्लम आएगी उसमें, है ना। तो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों सक्रिय होते हैं और जब शिक्षकों का कुशल निर्देशन प्राप्त होता है तो विद्यार्थियों को कुशलता की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। तो इस प्रकार से इसकी कुछ विशेषताएं हैं और इन्हीं विशेषताओं के कारण ये पर्यवेक्षण विधि जो है वो अपने आप में एक अच्छी विधि मानी जाती है। अब हम इसकी बात करते हैं इसके गुणों की, या इसके उद्देश्य कह लें या इसके हम लाभ कह लें, कि इसके या तो उद्देश्य क्या है या इसके गुण क्या है या इसके लाभ क्या है। अब इसके गुण है, इसमें सबसे पहले तो वैयक्तिकता पर आधारित शिक्षा है। व्यक्तिगत रूप से बच्चा शिक्षण ग्रहण कर रहा है, व्यक्तिगत रूप से शिक्षक के द्वारा मार्गदर्शन दिया जा रहा है, तो वैयक्तिकता पर आधारित शिक्षा है। आवश्यकता के अनुसार निर्देशन दिया जाता है, जिसको जितनी आवश्यकता है उतना ही उसको निर्देशन मिलेगा। फिर गृह कार्य कक्षा में ही होता है, जैसा कि हमने द्विकालांश योजना के अंदर देखा था, सिंपल सर ने जो बताया था कि 25 मिनट गृह कार्य के लिए, यानी कि उसी दौरान वहीं पर काम करते हुए ही गृह कार्य संपन्न करवा देते हैं, तो गृह कार्य कक्षा में संपन्न हो जाता है, तो बच्चों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता है घर जाकर के काम करने का। फिर छात्रों को स्वाध्यायशील बनाना, ताकि छात्र स्वयं है वो स्वाध्याय करने की आदत उनमें विकसित हो सके, स्वयं अध्ययन करके कुछ सीख सके। तो ये इसके कुछ लाभ हैं। तो कुछ दोष हैं कि ये खर्चीली विधि है, छोटी कक्षाओं के लिए ये उपयुक्त नहीं है, छोटे बच्चे इस चीज को नहीं कर सकते हैं। तीव्र बुद्धि वाले जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, एक्सीडेंट हैं, वो बच्चे उनके लिए लाभकारी नहीं है ये। और कुशल शिक्षक होगा तभी इस चीज को कर पाएगा, वरना वो नहीं कर पाएगा। अगर शिक्षकों में कुशलता का अभाव है तो वो इसको सफलतापूर्वक आयोजित नहीं कर सकता है। इसके लिए एक शिक्षक का कुशल होना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से इसके कुछ लाभ और गुण है और ये पर्यवेक्षण विधि है। आज हमने 2 विधियां देखी हैं और आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करें कि उनको इसके लाभ मिल सके। ये केवल जो विधियां हम पढ़ रहे हैं, ये विधियां जो है वो केवल संस्कृत शिक्षण के लिए नहीं है, ये अन्य विषयों में भी इन विधियों का उपयोग
होता है और सामान्य रूप से मैं इसे पढ़ा रही हूँ, विशेष रूप से संस्कृत से जोड़ करके, संस्कृत से संवर्धित करके मैं इसको नहीं पढ़ा रही हूँ। तो ये विधियाँ सभी के लिए काम की हैं, तो आप अन्य विषय वालों को भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि वो इन विधियों को पढ़ें। और इसके अलावा भी अगर आप कोई अन्य विधि पढ़ना चाहें, जो कि संस्कृत शिक्षण के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं इसको पढ़ा रही हूँ वैसे, पर अगर कोई इसके अलावा भी अगर आप कोई विधि पढ़ना चाहें, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार।